अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 57 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर हैं। और चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। यार, ये पंखा ज़ीरो की स्पीड से क्यों चल रहा है। माथे पर आई पसीने के शबनमी कतरों को साफ करते वो अपने ऊपर ताने हुए बारीक से ब्लैंकेट को अपने वजूद से खींचकर दूर उछालते एहतजाजन चलाया था। ब्लैंकेट खींचे जाने के एहसास पर इसके पहलू में नीम दराज जुनीशा ने हड़बड़ाकर अपनी आंखों को खोला था, जो ज़बरदस्ती इकराम खानज़ादा ने सोने से पहले इसके नाजुक वजूद पर उड़ाया था। और फिर इसकी कोफत भरी आवाज़ को सुनकर इसने परेशानी से उठकर अपनी नैन कटोरा आंखें इसके खूबसूरत वजीहा चेहरे पर टिकाते घुमाई थी, जिसका खूबसूरत सफ़ेद चेहरा गर्मी की शिद्दत से दहक कर सुर्ख अंगारा हो रहा था। खान, सूखे लबों पर ज़बान फेरते इसने इकराम खानज़ादा को पुकारा। इसकी हालत को देखकर जुनीशा खानज़ादा को कुछ शर्मिंदगी ने भी आन घेरा था, क्योंकि वो जानती थी वो रईस ज़्यादा अपने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलों में ठंडे कमरों में रहने का आदी था। इसे इसकी तरह इस हफ्सज़दा माहौल और कमरे में रहना कहाँ आता था, जबकि दूसरी तरफ आज इस रईस खानज़ादे को ससुराल में पहली बार रात गुजारना पड़ रही थी। तो इसे लग रहा था जैसे इसके लिए इस पर यह रात सबसे ज़्यादा भारी हो। बेगम यार, कैसे रह लेती हो तुम इस हफ्स और घुटन ज़दा माहौल में। वो जो लेटा हुआ था उठकर बैठता झुंझला कर बोला, खान, हमने आपसे पहले ही कहा था आप यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। उल्टा आपने ही हमसे यहाँ पर रहने की ज़िद की थी। हम गरीब लोग ऐसे घुटन और हफ्स ज़दा माहौल में रहने के आदी हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कमरे में घुटन ज़्यादा है या हफ्स। जुनीशा ने नीली आंखों में आई नमी को उल्टे हाथ से साफ करते कहा, जिस पर इकराम खानज़ादा ने अपनी नदानी में की जाने वाली गलती को समझते अपने अनाबी लबों को सख्ती से भेजा था कि इसे इस तरह जुनीशा खानज़ादा की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, क्योंकि इसका यहाँ रात गुजारना इसका ख़ुद का अपना फ़ैसला था। तो फिर वो जुनीशा को क्यों ब्लेम कर रहा था। इवन कि वो इसे ब्लेम भी नहीं कर रहा था, वो सारी हकीकत जानता था। महज अपनी तरफ से तो वो बस सरसरी सा पूछ रहा था। बेगम, इसके मासूम से खूबसूरत चेहरे को थाम कर इसकी नीली नम आँखों को अपने सुलगते होंठों से चूम कर इसने भारी गंभीर लहजे में जुनीशा को पुकारा, जबकि इसके नरम गर्म लम्स पर वो नाजुक सी जान खुद में सिमट कर रह गई। आंखों से गालों तक का सफ़र तय करते हुए इसके गुलाबी होंठों को शिद्दत से छूते इसके नरम और मुलायम होंठों पर बिन बादल के बरसात करते बरसने लगा था। और फिर इसकी कमर को थामे वो अपने होंठों को इसके नाजुक बदन से जुदा किए बिना इसके बदन के निचले हिस्से की जानिब यूं ही बढ़ता, इसकी सुराहीदार सफ़ेद गर्दन पर आते हुए इसकी गर्दन पर शिद्दत से दांत काटते लबाइट के गहरे गहरे सुर्ख निशान छोड़ने लगा था। यार, गर्मी में भी रोमांस करने का अपना अलग ही लेवल होता है। एक तो फुल गर्म माहौल होता है और दूसरा ऊपर से तुम्हारे वजूद की गर्मी मेरे गर्म जज्बात को आग के दहकते शोलों की तरह भड़का देती है। शरारत से आंख दबा कर कहता वो एक बार फिर से इसके गुलाबी होंठों को शिद्दत से अपनी गिरफ्त में ले गया था। बेगम, कोई बात याद आने पर इसने इस फसूखेज़ लम्हे में खुमार से चूर लहजे में जुनीशा को पुकारा। हाँ। इसके पुकारने पर जुनीशा ने अपनी बिखरी सांसों को बामुश्किल समेटते हुंकारा भरा। बेगम, वाई डिड यू कट माई कॉल, आंसर मी। बेगम, मेरी कॉल क्यों कट की, जवाब दो। इसके एक मरतबा फिर से पूछने पर जुनीशा खानज़ादा पर इसकी कुर्बत का खुमार भग से उड़ा था। क्या ज़रूरी था इसका इससे इन कुर्बत के खूबसूरत लम्हात में इस मनहूस सवाल का जवाब तलब करना। इकराम खानज़ादा के मर्दाना लब इसकी कान की लो को बड़ी बेबाकी से छू रहे थे। इसकी खामोशी पर इकराम खानज़ादा ने इसकी कान की बाली को अपने लबों में दबाए हल्के से खींचा था, जिस पर इसके याकूती होंठों से निकलने वाली इसकी सिसकी बेख्तियार थी। क्या ज़रूरी है इस सवाल का जवाब तलब करना। इकराम खानज़ादा के खूबसूरत चेहरे को हिम्मत करके अपने गोरे हाथों के प्याले में भरते इसने इकराम खानज़ादा से जवाबन सवाल किया। बहुत ज़्यादा वो मिसमराइज़ हुआ था इसकी इस हिम्मत पर। पहली बार इसने खुद से इसे छुआ था, जिस पर इसने दाद तलब नज़रों से इसके नरम और मुलायम गोरे हाथों को देखा और फिर इसके गुलाबी होंठों को नरमी से छूकर बोला, और अगर मैं कहूँ मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना
तो फिर इसके छूने पर वो हल्का सा कसमसाई थी और फिर अपने निचले सूखे लब को ज़बान फेर कर तर करते अपनी नीली आंखों के कांच को इसके हरे रंग में बसाते इसने एक अदा से पूछा था। जवाब देना ज़रूरी भी नहीं है बेगम, क्योंकि मैं वो वजह बखूबी जानता हूँ। मुझे इल्म है इस वजह का भी और अपने किए इस सवाल के जवाब का भी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे इन होंठों से सुनना चाहता था कि तुम्हारी कलाई पर बने ये नीले निशान किस बदबख्त की मरहूने मिन्नत हैं। मैं चाहता था तुम अपने ये निशान मुझे दिखाते, मेरे गिरेबान से पकड़कर मुझसे सवाल करते पूछती कि इकराम खानज़ादा तुम्हारी मलकियत में रहते हुए कोई ऐरा गैरा कैसे मुझे छूकर गुजर गया। लेकिन अफसोस ये मेरी खाम ख्याली ही रही। तुम्हें अभी तक मेरी ज़िंदगी में अपनी कदरों कीमत का अंदाज़ा ही नहीं हो सका। इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते इसने नाराज़गी से कहते इसकी गर्दन पर शिद्दत भरी गुस्ताखी करते अपनी जुनिशा खानज़ादा पर नाराज़गी जताई थी। खान इसकी नाराज़गी और शिद्दत भरे लम्स को महसूस करते जुनिशा ने इसे पुकारा, बेगम अब बस मेरी नाराज़गी को सहो, मुझसे रहम की उम्मीद हरगिज़ मत लगाना। मूड हुआ तो तुम पर रहम दिखाऊंगा, नहीं तो रात भर ऐसे ही तुम्हें अपने बदन की गर्मी से झुलसाता रहूँगा। इसकी नाजुक जान को एक नए इम्तिहान में डालता वो इसके शरबती होंठों पर काबिज़ होते बेरहमी से बोला और फिर साइड लैंप की रोशनी को बुझाता वो इसके नाजुक वजूद पर काबिज़ होता चला गया। सैफ़ी तहीर से फटी हैरान नज़रों से देखते इसका नाम रानिया के होंठों से अदा हुआ था, जो इसके बेडरूम में किसी गैर लड़की के साथ नाज़ेबा हालत में मौजूद था। रानिया की आवाज़ को सुनकर इसने अपने पहलू में कैद लड़की के वजूद को खुद से आज़ाद करते इसके जिस्म पर कंफर्टर ओढ़ाया था और फिर अपनी पैंट को दुरुस्त करता बड़े सुकून से चलता इसकी जानिब बढ़ा था। डार्लिंग, थैंक गॉड तुम्हें भी पता चल गया। मैं तो उकता ही गया था इस आँख मिचौली के खेल को खेलते खेलते। इसकी तरह बढ़ते इसने रानिया की बेयकीनी से फटी नज़रों में देखते तमसखुर से कहा, तो तुम ये क्या कह रहे हो सैफ़ी? कौन सा खेल? कह दो कि तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो। इस लड़की के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अपने आँखों देखे सच को मानने से इनकारी होती वो अब की बार फिर सैफ़ी को बेयकीन नज़रों से देखते पूछ रही थी, जैसे अभी जो इसने कहा हो वह महज मजाक में कहा हो, इसका टेम्पर चेक करने के लिए। डार्लिंग, आई स्वेयर सच कह रहा हूँ, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। और एक और बात सच बताऊँ, दिस गर्ल इज़ माई फर्स्ट वाइफ एंड यू सेकेंड वाइफ। हा हा। दूसरी बीवी के नाम पर खुसूसन ज़ोर देकर कहका लगाते इसने एक नया इंकशाफ करते रानिया के सर पर बम फोड़ा था। सेकेंड वाइफ। मुकाबिल की जानिब से धचका इतना गहरा मिला था कि रानिया को कुछ पल के लिए लगा जैसे इसकी ज़बान कंग होकर रह गई हो। येस माय बेबी डार्लिंग, सर को उस बात में हिलाते हुए वो चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट लिए बोला, जबकि रानिया का जी चाहा इसकी हसीन चेहरे की मकरू मुस्कुराहट को देखते नोच लेने को चाहा। अगर ये तुम्हारी बीवी है तो फिर मुझे धोखा किस खुशी में दिया? इसके गिरेबान को सख्ती से जकड़ते इसने इस धोखेबाज शख्स से सवाल किया था। रानिया को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती सुनाई दी। उफ डार्लिंग, तुम तो इतनी सी बात को दिल पर ले गई हो। ये तो हमारा मामूल का काम है तुम जैसी बिगड़ी हुई अमीर तितलियों को अपने झांसे में फंसा कर कैद करके इन्हें धोखा देना और फिर इन्हें तबाह बर्बाद करके छोड़ देना। एक नज़र इसने बेड पर खुद को कपड़ों से कवर करती इस लड़की को देखा और फिर इसकी तरफ देखकर वो सर्द लहजे में बोला, तुम जानते नहीं हो मुझे, या शायद भूल गई हो मुझे। मैं चाहूँ तो अभी दो पल में तुम्हारी औकात को दो कौड़ी का कर दूँ। गुस्से से कहती वो इससे पहले अपने लंबे नाखूनों से इस पर झपट कर वार करती, जब वो रानिया को इसकी कलाइयों से थामते एक झटके से खुद से दूर धकेल गया था। वो नशे में धुत कमरे में दाखिल हुई थी। इसके धकेलने पर वो बुरी तरह से फर्श पर बिछे मखमली कालीन पर गिरी थी। अभी इतनी इजाज़त मैंने तुम्हें नहीं दी कि तुम मेरे मुंह को आन पहुँचो। औकात तो तुम्हारी मेरे सामने अब दो कौड़ी की भी नहीं रही। उल्टा बात करती हो मुझे मेरी औकात याद दिलाने की। तुम्हारा सारा बैंक बैलेंस अब मेरे नाम हो चुका है। मैं जैसे चाहूँ तुम्हें रखूँ। फ़िलहाल तो मेरा इरादा तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने का है, जिसके इवज़ मुझे एक खतीर रकम देकर यहाँ भेजा गया है। मुझसे पूछो कि नहीं अपने बर्बाद करने वाले दुश्मन का नाम। कालीन पर ढेर हुए वो इसके नाजुक वजूद को हकारत से देखते तंजन बोला, तो कौन है मेरा दुश्मन? किसके कहने पर तुमने मुझे यूं बर्बाद किया? इसने नशे की हालत में कालीन पर हाथ मारते कराहते हुए पूछा।
تم جانتی ہو کیونکہ تم جیسی طوائف ذاتی بغیر کسی رشتے کے ایک رات کے لیے اس کا بستر گرم کر چکی ہے۔ اس کے تنگ اور چست کپڑوں میں نمایاں ہوتے اس کی بدن کی رونائیوں کو دیکھتے وہ حقارت سے پھنکارا تھا۔ تو کون ہے وہ؟ ناسمجھی سے اس نے لرزتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا۔ ہاں ہاں، لگتا ہے تم اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کا بستر گرم کر چکی ہو، اسی لیے تو پوچھ رہی ہو مجھ سے کہ کون ہے وہ؟ وہ ایک گہرا شیطانی کہکا لگاتا اس پر طنز کا تیر چلاتے ہوئے بولا۔ یو شٹ اپ بلڈی ایڈیٹ، کون ہے وہ؟ رانیہ نے تقریباً چیختے ہوئے پوچھا۔ اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی عادت کے برعکس چیخ چلا کر مقابل پر روب ڈالنا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ اینڈ جسٹ یو شٹ اپ یو بلڈی بچ گرل، تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے ہمیں اکرام خانزادہ نے حکم دیا۔ ہاں، ہم نے تمہیں اکرام خانزادہ کے کہنے پر تباہ و برباد کیا، کیونکہ اکرام خانزادہ کا مقصد تو محض احمر احتشام شاہ کو تباہ کرنا تھا، لیکن اسے تباہ کرنے کے لیے پہلے مجھے تمہیں تباہ کرنا پڑا۔ اگر تمہیں تباہ نہ کرتا تو احمر کو اس کی اوقات کبھی پتہ نہ چلتی۔ اسی لیے تو تمہارے آفس میں نے تمہارا پرسنل سیکرٹری بن کر جاب کی۔ تم تو میرے شیڈیول باڈی کو دیکھ کر پہلے دن سے ہی مجھ پر فدا ہو گئی، جس سے تم نے میرے کام کو اور بھی آسان بنا دیا۔ خیر، تمہیں میں آج ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کے عہدے سے دستبردار کرتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس نے 3 بار کہہ کر اسے اپنے رشتے سے آزاد کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آنے ہی والی ہوگی، بلکہ آ چکی ہے، کیونکہ تم جیسی غلاظت کی پورٹ جیل میں قید ہی اچھی لگتی ہے۔ مسز سیفی خان، تم ریڈی ہو اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے کے لیے؟ پولیس کے سائرن کی آواز کو سن کر سیفی نے خباثت سے دانت نکالتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا۔ تم مجھے پولیس کے حوالے کیوں کر رہے ہو ذلیل شخص؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اس نے روتے ہوئے اس سے بے بسی سے پوچھا۔ نشے کی وجہ اور اوپر سے اچانک سے ملنے والے اس دھوکے کی وجہ سے وہ خود کو اتنا کمزور اور بے بس محسوس کر رہی تھی کہ اس کا اپنی جگہ سے خود کا اٹھنا دوبھر لگنے لگا۔ پوائنٹ ہے تمہارے اس سوال میں؟ تم نے واقعی میرا کچھ نہیں بگاڑا، البتہ تم نے ان نیلی آنکھوں کا ضرور کچھ نہ کچھ بگاڑا ہوگا جس کی وجہ سے اکرام خانزادہ نے تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس نے زہریلی مسکان اس کی طرف پاس کرتے کہا، جس پر رانیہ کو وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی یاد آئی جس کو احمر احتشام شاہ نے اس کی وجہ سے برباد کیا تھا۔ اگر رانیہ کی یہ سزا تھی تو احمر کی سزا کیا ہوگی، جس نے نہ صرف اکرام خانزادہ کی نیلی آنکھوں کو تڑپایا تھا بلکہ خون کے آنسو رلایا تھا، اس کے بے داغ اور پاک وجود پر تہمت کے سنگین الزامات لگاتے اسے در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ سر، میری بیوی دیکھیں، یہ روز ایسے نشے کی حالت میں دھت گھر آتی ہے اور یہ ویڈیوز دیکھیں، اسے غیر مردوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کی عادت ہے۔ بلکہ دیکھیں، آج تو اس نے حد ہی کر دی، خود کو تو نشے کی لت لگائی ہوئی ہے، لیکن آج اس نے میری پہلی بیوی کو زبردستی ڈرگز دینے کی بھی کوشش کی۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے فوراً اریسٹ کر لیں، اس سے پہلے کہ یہ ہمارا جینا دوبھر کر دے۔ اپنے موبائل سے کچھ ویڈیوز پلے کر کے پولیس انسپکٹر کو دکھاتے اور پھر اپنی بیوی کے پاس پڑے ڈرگز کے سفید پاؤڈر کو پولیس انسپکٹر کو دکھاتے وہ آنکھوں میں مصنوعی نمی طاری کرتا اپنے کہے ایک ایک لفظ کا پولیس کو یقین دلانے لگا۔ اس دوران اس کی پہلی بیوی نے بھی اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر ہر ممکن طریقے سے پولیس کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ پولیس نے مشکوک نظروں سے رانیہ کو دیکھا، جس کی نشے بھری حالت چیخ چیخ کر سیفی کی کہی گئی ہر ایک بات کو سچا ثابت کر رہی تھی۔ انسپکٹر صاحب، یہ سب جھوٹ ہے، میرا یقین کرے۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کرتے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہا، لیکن پہلے ہی قدم پر ڈگمگا کر گر گئی، جس پر لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ اگر یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو کیا یہ ثبوت جھوٹے ہیں جن میں تم ایک عورت کے انتہائی مقام سے گر کر غیر مردوں کے سامنے اپنی نفسانیت کو کیش کروا رہی ہو؟ پولیس نے ویڈیو پر فحاشی ویڈیو کو ایک نظر دیکھنے کے بعد طنزیہ کہا اور پھر لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا، جس کے مخصوص اشارے پر لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر اس کی کلائیوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ تمام ثبوتوں کو سیفی سے اکٹھا کیے وہ رانیہ کو ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالتے رانیہ کو لیے اس کے بڑے سے بنگلے سے لے کر چلے گئے، جبکہ پیچھے پولیس جب رانیہ کو لے کر جا رہی تھی، اس نے رانیہ کی جانب دیکھتے ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے اسے گڈ بائی کیا تھا، اور پولیس کے وہاں سے نکلتے ہی وہ رانیہ کے جانے کی خوشی اور اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے اپنی بیوی کو اپنے باہوں کے گھیرے میں لیے اس کے وجود کی گہرائیوں میں گم ہو گیا۔ جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ رانیہ اور سیفی کا چیپٹر اب کلوز ہوا اور اب رہ گئے رانیہ اور سعدیہ۔
احمد اور سعدیہ انہیں کچھ پہلے ہی اپنے کیے کی سزا مل گئی ہیں۔ کچھ مزید صحیح ایپیسوڈ پر تبصرہ ضرور کیجیے گا، اور اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے پیارے ریڈرز اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔